भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि भारत की स्वर्ण भूमि पर कितने सारे आक्रमणकारी आए। उन्होंने यहाँ की प्रजा को, यहाँ की संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने अपनी ताकत को दिखाते हुए अपना वर्चस्व बनाने के लिए किस तरह के आक्रमण किए, किस तरह के सत्ता के जोर चलाए, किस तरह की राजनीति करी और समाज में किस तरह के उदाहरण छोड़े। नमस्कार, मैं अदिति त्यागी आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम गजनवी वंश के साथ अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे। दसवीं शताब्दी मध्य में एक नए तुर्क राजवंश का गजनी में उदय हुआ। इस वंश का गजनी में उदय होने के कारण यह वंश गजनवी कहलाया। गजनी अफगानिस्तान के पर्वतीय प्रदेश का नगर है। 962 ईसा में तुर्की गुलाम अल्पतगीन ने गजनी में अपना राज्य स्थापित किया। वह समनी वंश के शासक का गुलाम था और समनी राजधानी बुखारा से भागकर यहाँ आया था। वह स्वतंत्र नहीं, अपने स्वामी के वंशजों के अधीन राज्य करता था। महमूद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बगदाद में स्वतंत्र राज्य किया तथा खलीफा का आधिपत्य नहीं माना। वह समनी वंश तथा खलीफा के अधिकार के संपूर्ण भूभाग पर कब्जा करना चाहता था। वह भारत पर शासन करने की बात नहीं सोच रहा था, क्योंकि पश्चिमी की ओर टाइग्रिस नदी तक उसका साम्राज्य व्याप्त था, जिसकी रक्षा करना नितांत आवश्यक था। राज्य के उत्तर में तुर्की कबीले थे, जिनके राज्य पर आक्रमण होते रहते थे। वह केवल पश्चिम की ओर राज्य विस्तार करना चाहता था। वह उत्तर की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाहता था। उसे भय था कि यदि उसने भारत पर अधिकार करना चाहा, तो उसके पूर्वजों का राज्य उससे छिन जाएगा। भारत जैसे विशाल देश पर आक्रमण करना सरल भी नहीं था। वह उसमें फंसना नहीं चाहता था। दूसरा कारण यह था कि भारत के गर्म जलवायु से भी वह भयभीत था। वह जलवायु तुर्कों के अनुकूल न थी। इस समय भारत में जो विभिन्न राज्यों का पारस्परिक द्वेष भाव और युद्ध स्थिति चल रही थी, उसमें कोई भी आक्रमणकारी उसे लूट सकता था। लूटना अलग बात थी और इस पर विजय प्राप्त करके शासन स्थापित करना दूसरी बात। यही सोचकर उसने भारत पर 17 बार हमले किए। उसने मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ा तथा धन संपत्ति लूटी। भारत के राजे और युद्ध प्रिय राजपूत तुर्की आक्रमणों के सामने न ठहर सके। जिस समय महमूद ने आक्रमण किए, भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति डामाडोल थी। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। सिंध तथा मुल्तान से मुसलमानों का राज्य था, जिनकी सहानुभूति तुर्कों के साथ थी। इस काल की स्थिति का वर्णन महमूद के साथ आने वाले प्रतिष्ठित यात्री अल-बरूनी ने किया है। अल-बरूनी महान गणितज्ञ, दार्शनिक तथा खगोल शास्त्री था। उसे भारतीयों की विद्वता ने प्रभावित किया था। वह लिखता है कि उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी। विधवाओं का फिर विवाह न होता था। विवाह का दायित्व माता पिता का ही था। हिंदू कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। शिक्षित हिंदू एक ईश्वरवादी थे। फौजदारी के कानून कड़े थे। ब्राह्मणों को मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं थी। राज्य कर के रूप में उपज का 6वां भाग वसूल करता था। ब्राह्मण करमुक्त थे। राजनीति का ज्ञान अल्प था। राष्ट्र की सुरक्षा के विषय में कोई नहीं सोचता था। महमूद के आक्रमण ने देश की संपत्ति को विनष्ट कर दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति दयनीय थी। राष्ट्र छिन्न भिन्न और सब प्रकार टूटा पड़ा था। बहुत से छोटे छोटे अनियंत्रित राज्यों में विभक्त। पंजाब में जयपाल का शासन था, जिसकी शक्ति तुर्कों के समक्ष नगण्य थी। कश्मीर में एक रानी का शासन था। वह भी आक्रमणकारियों का शिकार बन सकती थी। कन्नौज में जो राज्यपाल शासन कर रहा था, वह नितांत अयोग्य तथा निर्बल था। वह तुर्कों के आक्रमण का सामना नहीं कर सकता था। बंगाल में पाल वंश का महिपाल शासक था, जो कन्नौज अपनी अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे थे। बंगाल दूर था, इसलिए तुर्कों का वहां जाना संभव न था।
गुजरात में चालुक्य, बुंदेलखंड में चंदेल तथा मालवा में परमार वंशों के राज्य थे। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भारत राजनीतिक दृष्टि से नितांत अशक्त और असंगठित था। राजनीतिक एकता विनष्ट थी। उत्तरी भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो तुर्कों से लोहा ले पाता। आपसी संघर्षों के कारण संयुक्त मोर्चा भी गठित करना संभव न था। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका पहला महत्वपूर्ण हमला पंजाब के शासक जयपाल पर हुआ। जयपाल ने आक्रमण का सामना साहसपूर्वक किया। 1001 ईसा में महमूद ने पंजाब पर भारी आक्रमण किया। जयपाल ने भी बड़ी सेना लेकर उसका सामना किया। तुर्कों की सेना जयपाल की सेना से छोटी थी, परंतु थी जुझारू। युद्ध में जयपाल परास्त हुआ। उसे महमूद से संधि करनी पड़ी। महमूद की सेना ने अपार धन लूटा। जयपाल ने ऐसा अपमान महसूस किया उसने आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आनंदपाल भी तुर्कों से लड़ता रहा। उसने महमूद के विरुद्ध मुल्तान के शासक की सहायता की। इससे खुद होकर महमूद ने सन 1008 ईसा में आनंदपाल पर फिर हमला किया। इस हमले का उचित जवाब देने की आनंदपाल ने पहले से तैयारी की हुई थी। उसने दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, कालिंजर तथा ग्वालियर नरेशों की सहायता ली। संपूर्ण उत्तर भारत की शक्तियों ने महमूद का सामना किया। सन 1019 ईसा में महमूद ने कन्नौज पर हमला किया। कन्नौज में 10,000 मंदिर थे। कन्नौज का शासक प्रतिहार वंशीय राजपाल था। उसने महमूद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महमूद ने नगर को लूट, मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ा, नागरिकों को गुलाम बनाया तथा कई सौ हाथियों पर लूट का माल लेकर लौटा। कहते हैं राज्यपाल की कायरता को देखकर अन्य राजपूत राजा भड़क उठे। कालिंजर के चंदेल राजा गंड ने उसकी हत्या कर दी। महमूद को इस हत्या का समाचार मिला तो उसने 1021 से 1022 में चंदेल राजा गंड पर हमला किया। गंड भयभीत होकर मध्य भारत की पहाड़ियों में भाग गया। महमूद ने उसे दंड देने के लिए उस पर फिर आक्रमण किया। गंड ने आत्मसमर्पण किया और महमूद ने कन्नौज को फिर लूटा। महमूद ने अपना सबसे भयंकर आक्रमण सन 1025 से 1026 में सोमनाथ पर किया। यह मंदिर धन संपन्नता के लिए ख्याति प्राप्त था। इसमें प्रतिदिन 1000 ब्राह्मण पूजा करते थे। इस मंदिर पर वह मुल्तान तथा अजमेर के मार्ग से बढ़ा था। इन नगरों को जीतकर वह सोमनाथ पहुंचा। मंदिर की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सोच रहे थे उनका इष्ट देव स्वयं रक्षा करेगा। फिर भी राजपूत राजे मंदिर की सुरक्षा के लिए आए। तुर्कों को राजपूत वीरों का सामना करना पड़ा। पहले आक्रमण में राजपूतों ने तुर्कों को पीछे धकेल दिया। महमूद ने फिर आक्रमण किया। युद्ध में लगभग 5000 लोग मारे गए। अंत में विजय महमूद की ही हुई। महमूद ने अपना अंतिम आक्रमण जाटों पर सन 1030 ईसा में किया। गजनी के शासन की दृष्टि से महमूद के आक्रमण बहुत सफल तथा प्रशंसनीय हैं। उसने एक साधारण राज्य को विशाल राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि लूटपाट करके अपार धन संपत्ति अर्जित की। उसने एक विजेता की ख्याति प्राप्त की। उसका सैनिक नेतृत्व उच्च कोटि का था। महमूद मात्र हत्यारा और डकैत ही नहीं था, वह साहित्य और कला का भी प्रेमी था। उसने जो धन भारत से लूटा उसे उसने अपनी अय्याशी में व्यय न करके अपनी राजधानी को अलंकृत करने में व्यय किया। उसने गजनी में सुंदर भवन, मस्जिदें और विद्यालय बनवाए। उसने गजनी के वैभव को 4 चांद लगाए। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य महमूद गजनवी से नितांत भिन्न था। वह मात्र लूटपाट के लिए नहीं, अपने साम्राज्य के लिए विस्तारार्थ यहाँ आया था। उसका दूसरा उद्देश्य अपने राज्य को सशक्त बनाने के लिए उन गजनवी सरदारों का विनाश करना था जो पंजाब में आकर बस गए थे और अवसर मिलने पर कभी भी उसके राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकते थे। वह मुल्तान के इस्लामिया मुसलमानों को भी अशक्त करना चाहता था। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त भारत से धन प्राप्ति की भी उसके मन में आकांक्षा थी। महमूद गजनवी के आक्रमण उसके समक्ष दृष्टांत स्वरूप उपस्थित थे कि भारतीय शासकों में युद्ध शक्ति का अभाव था। वह मात्र धार्मिक भावना से प्रेरित होकर यहाँ नहीं आया था। उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। वहाँ के शिया राजा को परास्त कर सुन्नी गवर्नर नियुक्त किया।
इसके पश्चात उसने पेशावर पर अधिकार किया। सन 1194 ईसा में मोहम्मद गौरी एक बार फिर भारत आया। इस बार उसका सामना जयचंद ने किया, जो युद्ध में मारा गया। इस बार उसने बनारस पर भी अधिकार किया और मंदिरों को ध्वस्त कराया। यहाँ से वह फिर वापस लौट गया। मोहम्मद गौरी के लौटने पर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के विजित राज्यों को गठित किया। राजपूतों ने अजमेर पर फिर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु सफलता न मिली। ऐबक ने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया। सन 1202 ईस्वी में ऐबक ने मोहबा के राजा परमादी पर हमला किया। उसने कालिंजर के प्रसिद्ध दुर्ग को जीत लिया। मोहम्मद गौरी को इस्लामी इतिहासकारों ने उदार, दयावान, प्रजापालक शासक बताया है। उसमें पारिवारिक स्नेह भी कम न था। मोहम्मद गौरी राजनीति में भी निपुण था। उसने सर्वप्रमुख भारत में मुसलमान राज्य स्थापित करने की बात सोची। अरबों ने डाकुओं को दंड देने तथा गजनवी ने लूट के लिए भारत पर हमले किए, परंतु मोहम्मद गौरी का शुरू से लक्ष्य साम्राज्य स्थापित करना था। वह विजय प्राप्त करके गजनी लौटते समय अपने सेनापति को सुव्यवस्था के लिए पीछे छोड़ जाता था। उसका प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध था। मोहम्मद गौरी कुशल सैनिक होने के साथ साथ साहित्य और कला का प्रेमी था। फखरुद्दीन और निजामी जैसे कुशल विद्वान उसके आश्रय में थे। मोहम्मद गौरी ने भी महमूद गजनवी की तरह मंदिरों को तोड़वाया, परंतु उसकी कट्टरता गजनवी जैसी नहीं थी। उसका मुख्य लक्ष्य राज्य स्थापित करना था, लूटना नहीं। तो आज भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस सफर में हमने गजनवी और गौरी के बारे में कुछ संक्षिप्त में जाना। भारत की स्वर्ण भूमि पर जो भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं अपनाई। किसी ने मंदिरों को तोड़ा तो किसी ने लूटपाट की, किसी ने लोगों को मारा तो किसी ने धर्मांतरण किया। लोगों ने अपने अपने तरीके से भारत की भूमि को अपने अपने ढंग में ढालना चाहा। भारत की संस्कृति बहुत ही गौरवशाली है, परंतु उसमें बहुत सारे लहूलुहान जख्म भी हमें दिखाई देते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम अगले बार जानेंगे कि और कौन से आक्रमणकारी भारत में आए, कैसे तुर्कों ने अपना राज्य स्थापित किया और कैसे मुगलों की यहाँ पर छाप पड़ी। मैं अदिति त्यागी आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे आगे जाती हूँ। नमस्कार।